क्या आपके भी माता पिता कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा? क्या आपका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है? नहीं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त में वर्णन करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। वित्तीय संस्था क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से आप अपने नंबर का ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो डिप्रेशन की वजह से आपका नंबर घट भी सकता है। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप क्लास 10th में हो और अगर आप किसी भी कारणवश अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवाऊंगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो हल्का सा भी इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगे या आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे या खराब कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, क्योंकि मैं आपके कमेंट को देखकर ही अपना वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर पाऊंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? साउंड एक 7 एक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, स्वागत तो करो हमारा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त में वर्णन दें। इसका मतलब आप वैश्वीकरण के बारे में क्या जानते हैं, बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। वैश्वीकरण का मतलब है व्यापार और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को और ज्यादा जुड़ा हुआ और एक दूसरे पर निर्भर बनने की प्रक्रिया। साधारण बातों में समझा जाए तो अगर कोई देश किसी दूसरे देश से बिना प्रतिबंध का व्यापार करता है और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने संदेश को किसी दूसरे देश में पहुँचाता है तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। बड़ी अच्छी बात कही आप। आज वैश्वीकरण के कारण ही दुनिया भर में आवागमन और आदान प्रदान में तेजी हुई है। देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिली है। सीमाओं के पार माल और सूचना का आसानी से आदान प्रदान हो रहा है। विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। उत्पादन की तकनीकों का आयात निर्यात हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक और श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी इकाइयों को स्थापित कर रही है। वैश्वीकरण की वजह से दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों और आबादी के बीच बातचीत बढ़ी है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोग सोचने के अलग अलग तरीकों, सांस्कृतिक मूल्यों और पारिवारिक जीवन के नए रूपों से परिचित होते हैं। तो बस यही था आपका वैश्वीकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन नंबर 2, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। जो कंपनी अपने देश के अलावा एक या एक से ज्यादा देशों में भी काम करती है उसे ही तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इसे अंतर्राष्ट्रीय निगम या एक राज्य विहीन कंपनी भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विभिन्न खासियत होती है। पहला, इन कंपनियों का एक केंद्रीय कार्यालय होता है जो सभी अन्य कार्यालयों का प्रबंधन करता है। दूसरा, इन कंपनियों के अलग अलग देशों में कार्यालय और कारखाने होते हैं। तीसरा, ये कंपनियां उत्पादन लागत कम करने और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन देशों में कारखाने लगाती है जहाँ उन्हें सस्ता जमीन, श्रम, कच्चा माल या दूसरे संसाधन मिल सके। और हाँ, इन कंपनियों के पास उन देशों पर नियंत्रण या स्वामित्व होता है जिन देशों में इनकी कंपनियां होती है। मैं नहीं मानता। साधारण सी बात है, जिन देशों में इनकी कंपनियां रहेगी वहाँ तो इनका नियंत्रण रहेगा ही। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ उदाहरण: फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोला कोला। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। सॉरी, कोला कोला नहीं, कोका कोला, टाटा मोटर्स, पेप्सी, ओनिडा, ग्लैक्सो पांडस, एलजी। तो यही था हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आपको कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, विवरण दें। वित्तीय संस्था वित्तीय लेन देन की सुविधा देने वाली कंपनियां होती है। ये संस्थाएं जमा, ऋण, निवेश और मुद्रा विनिमय जैसे वित्तीय और मौद्रिक लेन देन से जुड़ी होती है। वित्तीय संस्थाओं के कुछ उदाहरण ये रहे, जैसे बैंक, ट्रस्ट कंपनियां, बीमा कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म, निवेश डीलर। वित्तीय संस्थाओं का काम अपने ग्राहकों से पैसा इकट्ठा करना और फिर उन पैसों को जरूरतमंद लोगों और कंपनियों को देना होता है। इस तरह ये संस्थाएं बचतकर्ताओं और खर्च करने वालों को जोड़कर वित्त बाजार के लेन देन को आसान बनाती है। वित्तीय संस्थाओं की अहमियत को देखते हुए ज्यादातर सरकारें इन्हें विनियमित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये संस्थाएं दिवालिया हो जाए या तो नष्ट हो जाए तो इससे क्या होता है, राष्ट्र स्तर पर भय पैदा हो सकता है। तो बस यही था हमारा वित्तीय संस्था। तो आपको कैसा लगा? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व व्यापार संगठन क्या है, व्याख्या करें। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार से जुड़े नियमों और विनियमों को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य काम सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से चलाना है। WTO के बारे में कुछ और खास बातें। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यह टैरिफ और व्यापार संगठन पर सामान्य समझौते गैट की जगह बना। WTO सदस्य देशों के बीच व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाने का काम करता है। साथ ही सदस्य देशों की व्यापार नीतियों पर निगरानी भी रखता है। अब बात है कि WTO में निर्णय लेने का तरीका कैसा रहता है। तो WTO में सदस्य देशों की समान आवाज होती है और आमतौर पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। WTO में सदस्य देशों के बीच बातचीत और हस्ताक्षरित समझौतों के आधार पर कामकाज होता है। भारत WTO का संस्थापक सदस्य देश है। भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का वाणिज्य विभाग WTO से जुड़े मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। तो बस यही था
तथा विश्व व्यापार संगठन। आपको समझ में आया? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि किसी देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता का एक अस्थायी हिस्सा दिया जाए। यह लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ओम फट स्वाहा। सॉरी, मूल मंत्र मतलब ये मंत्र नहीं होता है। मूल मंत्र का अर्थ होता है अगर किसी देश में लोकतांत्रिक स्थापित है तो वहाँ पे सत्ता का साझेदारी होना अति आवश्यक है। और ऐसा लोकतंत्र देश जहाँ पे सत्ता का साझेदारी है ही नहीं तो वो लोकतंत्र देश कहलाएगा ही नहीं। अब समझे मूल मंत्र के बारे में। तो अब देख लेते हैं सत्ता की साझेदारी से जुड़ी और कुछ बातें। सत्ता की साझेदारी से सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है। सत्ता की साझेदारी से एक ही व्यक्ति या एक ही समूह के पास ज्यादा शक्ति नहीं रहता है। इससे समाज में संतुलन और न्याय की स्थापना होती है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समूहों और समुदायों को सत्ता में भागीदारी मिलती है, जिससे उनकी आवाज और हितों का प्रतिनिधित्व होता है। सत्ता की साझेदारी से गृह युद्ध की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सत्ता की साझेदारी के जरिए सरकार के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अब देख लेते हैं सत्ता की साझेदारी का उदाहरण। नंबर 1, विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार यानी गठबंधन सरकार होती है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और आखिरी सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो बस यहाँ पर मेरा वीडियो का हो जाता है। तो मेरा यह छोटा सा वीडियो आपके लिए हल्का सा भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रोम रोम भाइयों।